हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एसी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्टेंस क्या होगा, जैसे कि रजिस्टर का रिएक्टेंस उसको कैसे लिखेंगे, इंडक्टर के रिएक्टेंस को कैसे लिखेंगे, या कैपेसिटर के रिएक्टेंस को कैसे लिखेंगे। तो मतलब जब एसी सर्किट्स की बात आती है ना, तो आपको रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इन तीनों का रिएक्टेंस लिखना आना चाहिए। तो अब आपके माइंड में अब ये सोच आएगी कि रिएक्टेंस तो हमने पहली बार सुना है, तो रेजिस्टेंस तो सुन चुके हो ना डीसी सर्किट्स में। जैसे डीसी सर्किट्स में किसी रजिस्टर का, किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर का जो जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे, यहाँ पे एसी सर्किट्स में उसी के जैसे इंडक्टर के रिएक्टेंस को बोलेंगे, रजिस्टर के रिएक्टेंस को बोलेंगे, या कैपेसिटर के रिएक्टेंस को बोलेंगे। और इम्पीडेंस क्या होता है, एसी सर्किट्स में ही इम्पीडेंस डिफाइन किया जाता है। तो इम्पीडेंस क्या होता है ये भी पहली बार सुना है। तो देखो डीसी सर्किट्स में जब बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए होते थे, किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमें निकालना होता था, वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते थे ना, ऐसे यहाँ पे एसी सर्किट्स में जब कैपेसिटर लगे हुए होंगे, रजिस्टर लगे हुए होंगे, इंडक्टर लगे हुए होंगे, तो पूरे एसी सर्किट का हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि डीसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, ऐसे ही एसी सर्किट्स में इम्पीडेंस निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब एसी सर्किट में रजिस्टर लगे हुए होंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर, और एसी सप्लाई तो होगी वहां पे। तो जैसे कि डीसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था ना, ऐसे यहाँ पे एसी सर्किट में उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। ठीक है, तो कुल मिला के रिएक्टेंस पढ़ेंगे, इम्पीडेंस पढ़ेंगे, और फिर इम्पीडेंस के ऊपर एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में कि भाई फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम की हेल्प से हम एसी सर्किट्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, कि कैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, और कैसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे रहता वोल्टेज से, कितने डिग्री, 90 डिग्री एंगल से, और कैसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे रहता है, 90 डिग्री से आगे रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट। तो सबसे पहले रिएक्टेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इम्पीडेंस को। ठीक है, तो रिएक्टेंस है ना, रजिस्टर का डिफाइन होता है, इंडक्टर का और कैपेसिटर का, और ऑब्वियसली एसी सर्किट्स में। तो सबसे पहले देखो रिएक्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो देखो मान लो ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना, और इस रजिस्टर के क्रॉस एसी सप्लाई है, E = E0 sin ωt। ठीक है, एसी सप्लाई ऐसी होती है ना जो हमारे घरों में आती है, कुछ ऐसी ही होती है, साइनोसॉइडल। तो ये तो एसी सर्किट हो गया, यहाँ पे कोई बैटरी थोड़ी ना लगी हुई है, ये तो एसी सप्लाई है। तो इस रजिस्टर का जो रिएक्टेंस बोला जाएगा ना,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो इस रेजिस्टेंस का या इस रजिस्टर का रिएक्टेंस वो XR, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, R प्लस 0J। अब ये J कैप भी नहीं है, J है ये, और ये J पता क्या है, आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना आयोटा, 11th क्लास में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो J है ना, ध्यान रखना आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो J स्क्वायर -1 होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं इसका यूज पढ़ा तो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है रिएक्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर R प्लस 0J, और ये J ध्यान रहे आयोटा है, ठीक है। क्या ये रिएक्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। वैसे इसका रिएक्टेंस अगर पूछा जाए इस रजिस्टर का, वो क्या हो जाएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है रिएक्टेंस, मतलब जहां पे आपको J दिखाई देगा, मतलब आयोटा एक तरह से। लेकिन अगर सीधा ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई इस रजिस्टर का रिएक्टेंस क्या होगा, वो देखो कैसे निकालते हैं, रूट करो और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो, मतलब R स्क्वायर प्लस J के आगे, मतलब आयोटा के आगे क्या लिखा हुआ है, 0, तो 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, ये R ही तो आया, ठीक है ना। तो ये तो रिएक्टेंस है रजिस्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जहां पे आपको J दिखाई देगा, मतलब आयोटा। और मैं अभी के लिए मैं इसको आयोटा बोल रहा हूं, वैसे यहाँ पे J है, फिजिक्स में इसको हम क्या मानते हैं, J है, आयोटा ही है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, J, ठीक है। तो ये है रिएक्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। तो जो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना R, एसी सर्किट्स में वही उसका क्या हो जाता है, रिएक्टेंस। तो ये जो रजिस्टर है मेरे पास, जिसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रिएक्टेंस क्या बोला जाएगा, R ही बोला जाएगा। और इस रजिस्टर का रिएक्टेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th मैथ में पढ़ा होगा, उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, R प्लस 0J, ठीक है। अब देखो, जो इस रजिस्टर का रिएक्टेंस है R, क्या ये एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहां पे कहीं पे क्या आपको ओमेगा नजर आ रहा, नहीं। तो XR वर्सेज ओमेगा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ओमेगा, ठीक है ना। और इस रजिस्टर का रिएक्टेंस R हो गया, तो रिएक्टेंस की SI यूनिट क्या होगी, ओम ही हो जाएगी। SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होती है, ओम। चाहे कोई भी रिएक्टेंस हो, चाहे वो रजिस्टर का रिएक्टेंस हो, या जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडक्टर का रिएक्टेंस हो या कैपेसिटर का रिएक्टेंस हो, तो रिएक्टेंस की SI यूनिट हमेशा क्या रहेगी, ओम। और ये ध्यान रखना, रजिस्टर के रिएक्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, रजिस्टर के अगर रिएक्टेंस केवल पूछा जाए तो आप R बोलोगे, और वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, R प्लस 0J, ठीक है। रजिस्टर का तो रिएक्टेंस हो चुका, अब किसकी बारी, इंडक्टर। मतलब यहां पे आप इंडक्टर लगा दो, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L, ठीक है।
तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ये क्या होगा? तो देखो इंडक्टर के रिएक्टेंस को XL से लिखा जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये क्या होता है? 0 प्लस ओमेगा एल जे। याद रखना, ये याद रखने की चीज है। ये रिएक्टेंस है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, किसका? इंडक्टर का। ठीक है, तो 0 प्लस ओमेगा एल जे ये किसका रिएक्टेंस होगा? इंडक्टर का। ये याद रखना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर केवल सीधा आपको ये पूछा जाए कि इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा, जब एसी सप्लाई लगी हुई हो और एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो और सेल्फ इंडक्टेंस एल है इंडक्टर का, तो इंडक्टर का केवल आपसे ये पूछा जाए कि रिएक्टेंस क्या होगा। जब आपसे वो केवल रिएक्टेंस पूछे ना, तो इसका मतलब वो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं पूछ रहा। तो वो क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है, रूट ले लो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस जे के आगे क्या लिखा हुआ है? ओमेगा एल। ओमेगा एल का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा एल आ जाएगा ना। तो आपसे अब केवल ये पूछा जाए कि भाई इंडक्टर का रिएक्टेंस बताओ, वो आप क्या बताओगे? ओमेगा एल। ठीक है, एक्स एल वर्सेज ओमेगा ग्राफ देखो कैसा आएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, मान लो ये स्ट्रेट लाइन थीटा एंगल बनाई हुई है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? एल वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप एसी जो सप्लाई है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को बढ़ाओगे तो इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। और रिएक्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी रिएक्टेंस हो, रजिस्टर का हो, इंडक्टर का हो या कैपेसिटर का हो। ठीक है, अब क्या बचेगा? रजिस्टर हो चुका, इंडक्टर हो चुका, क्या बचेगा? कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो देखो यहां पे मान लो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C और एसी सप्लाई। तो इस कैपेसिटर के रिएक्टेंस कितना होगा? इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस बताओ। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये होता है 0 - 1 ओमेगा C J। ये याद रखना है। ठीक है ना आपको, रिएक्टेंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बस रिएक्टेंस बता दो इस कैपेसिटर का, तो इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं पूछ रहा। तो क्या बोलोगे? रूट 0 का स्क्वायर प्लस जे के आगे क्या लिखा हुआ है? -1 ओमेगा C। तो -1 ओमेगा C का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 ओमेगा C ही तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस अगर कोई पूछे आपसे तो आपको क्या बोलना? 1 ओमेगा C। हाँ, अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछे स्पेशली बताओ भाई कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हुआ, तो आपको क्या बोलना? 0 - 1 ओमेगा C J। ठीक है। और ध्यान दे J आयोटा ही है। आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे जो आयोटा होता है ना, यहाँ पे फिजिक्स में वो J है। ठीक है।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अब ये बताओ इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया 1/ओमेगा c, क्या ये ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल, ओमेगा के बढ़ने से रिएक्टेंस घटेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और अगेन कोई भी रिएक्टेंस हो, चाहे वो रजिस्टर का रिएक्टेंस हो, इंडक्टर का रिएक्टेंस हो या कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ऐसा यूनिट क्या रहेगी रिएक्टेंस की? ओम, ठीक है। तो जो डीसी सर्किट्स में कोई एक रजिस्टर लगा हुआ होता था, तो उसके रेजिस्टेंस को बोला जाता था कि भाई इतने ओम। अब एसी सर्किट्स में जब कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ हो, जैसे कि रजिस्टर हो, तो उसके रिएक्टेंस को क्या बोला जाएगा? जैसे कि डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस को बोला जाता था ना, एसी सर्किट में किसी कंपोनेंट के किसको बोला जाएगा? रिएक्टेंस को। तो रजिस्टर के रिएक्टेंस को क्या बोला जाता है? आर। और इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है? ओमेगा एल। और कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है? 1/ओमेगा सी, ठीक है। मतलब जैसे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस काम करता था ना, ऐसे ही एसी सर्किट में रिएक्टेंस होता है। और जैसे डीसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था, ऐसे ही एसी सर्किट में उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस, ठीक है। तो बस अब इंपीडेंस को पढ़ेंगे, एसी सर्किट का इंपीडेंस। रिएक्टेंस तो पढ़ चुके, रजिस्टर का आर और कैपेसिटर का 1/ओमेगा सी और इंडक्टर का क्या आया था? ओमेगा एल। अब हम पढ़ेंगे इंपीडेंस ऑफ एसी सर्किट। जहां पे इंपीडेंस की बात आएगी ना, तो ऐसा समझ जाना कि वहां पे हो सकता है कि आपको आर भी दिखाई दे, एल भी और सी भी, ठीक है। मतलब इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, हो सकता है आपको तीनों लगे दिखाई दे और नीचे एसी सप्लाई होगी, ठीक है। मान लो ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस आर, और ये इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस एल, और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी, और नीचे एसी सप्लाई लगी हुई है, E = E0 sin ओमेगा टी। एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो ये जो आपको एसी सर्किट दिखाई दे रहा है, इसका इंपीडेंस बताओ। जैसे आप डीसी सर्किट्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे ना, ऐसे ही आपको एसी सर्किट्स में इंपीडेंस निकालना होगा, ठीक है। तो देखो, ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट है। एल, सी और आर तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो आप इसका इंपीडेंस कैसे निकालोगे? इस सर्किट का इंपीडेंस तो मेरे को ये बताओ, रेजिस्टेंस के रिएक्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? R+0J, पढ़ चुके। इंडक्टर के रिएक्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं? 0+ωLJ, ये भी पढ़ चुके। और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे 0 - 1/ωCJ, ये भी पढ़ चुके। अब ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस एसी सर्किट का इंपीडेंस उसको डिनोट करते हैं Z से, तो वो क्या हो जाएगा? XR + XL + XC, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते थे, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता था? 2 + 4 6 + 6 12 ओम। ऐसा ही यहाँ पे है,
जैसे वहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस अप्लाई होते थे ना, ऐसे ही यहाँ पे भी होंगे एसी सर्किट्स में। तो इससे पूरे एसी सर्किट का इन 2 पॉइंट्स के अबाउट इम्पीडेंस वो Z होगा, यही निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं तो कैसे लिखोगे, XR प्लस XL प्लस XC। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, R प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C J। तो ये तो है इस सर्किट का इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इम्पीडेंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वैसे अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि बस इससे सर्किट का इम्पीडेंस बता दो आप मुझे, तो इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं पूछ रहा, स्पेशली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछे तो आपको ये बताना होगा। लेकिन आपसे अगर केवल वो ऐसे पूछे कि बस इस सर्किट का आप मेरे को इम्पीडेंस बता दो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पहले तो अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट, यहाँ पे आगे क्या है, R है ना, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस J के आगे क्या लगा हुआ है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, इसका स्क्वायर कर दो, बस। तो अगर आपसे केवल इस सर्किट में ये पूछे कि भाई इस सर्किट का मेरे को इम्पीडेंस बता दो, तो आपको ये जवाब देना है, ठीक है। अगर स्पेशली ये पूछे इस सर्किट का इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा, तो आपको ये जवाब देना है, ठीक है। तो ये है इस सर्किट का इम्पीडेंस, रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। जो सर्किट का इम्पीडेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ऑल्सो ओम, ठीक है ना। अब देखो ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एसी सर्किट था, एल सी और आर तीनों पैरेलल में, तो इम्पीडेंस हमने ये निकाल दिया इतने ओम। अब जरूरी थोड़ी ना एसी सर्किट में एल सी और आर तीनों सीरीज में ही मिले, है ना। अगर ये तीनों सीरीज में ना हो, कुछ अजीब तरीके से हो, मतलब वहां पे कुछ पैरेलल भी हो कॉम्बिनेशन, तो सर्किट का एसी सर्किट का इम्पीडेंस कैसे निकाल लेंगे। बस वही जो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले जानते हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सीखे थे, वही अप्लाई करने हैं। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें आंसर निकालना है सबसे पहले, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एसी सर्किट का इम्पीडेंस निकालो। तो इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट निकालना होगा, न्यूमेरिकल है ये। क्या गिवन है, यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम गिवन है, ठीक है। और ये है एक इंडक्टर, और इंडक्टर के पैरेलल में लगा हुआ है एक कैपेसिटर। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L, ये 4 × में 10 की पावर -2 हेनरी गिवन है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, ये 0.5 × में 10 की पावर -2 फैराड गिवन है, ठीक है। नीचे एसी सप्लाई है, E = 10 sin 100t। तो इस एसी सर्किट का इम्पीडेंस निकाल लो। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको कंपेयर कराओ E = E0 sin ωt से। तो E0 तो 10 हो गया, sin ωt, ओमेगा क्या हो गया 100, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और E0 मतलब वो जो एसी वोल्टेज है,
जो हमने लगाई है एसी सप्लाई, उसकी पीक वैल्यू वो है 10, मतलब 10 वोल्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो XR, इस रजिस्टर का रिएक्टेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा, R प्लस 0J, मतलब 4 प्लस 0J, सही बात है। और इस इंडक्टर का रिएक्टेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो क्या होगा, XL, क्या 0 प्लस ओमेगा एल जे होता ना, 0 प्लस ओमेगा एल जे, ओमेगा एल, ओमेगा कितना 100, एल क्या 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, तो XL क्या आ गया 10 की पावर माइनस 2 इंटू में 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर 0 हो गया 1, तो ये आ गया 0 प्लस 4J, तो ये XL हो गया और ये XR। कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC वो क्या होता है, 0 माइनस 1 अपॉन में ओमेगा से J, 0 माइनस 1 अपॉन में ओमेगा सी जे, ओमेगा क्या 100, C क्या 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 और J, ठीक है। तो XC क्या आ गया यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 इंटू में 10 की पावर प्लस 2, 1 हो गया, और 0.5 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो गया 0 माइनस 2J, सही है। अब देखो L और C दोनों पैरेलल में हैं, L और C, तो L और C इसका इंपीडेंस मान लो Z डैश आ जाएगा, तो सबसे पहले Z डैश निकालो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो L और C पैरेलल में है ना, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 अपॉन में Z डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में XL, XL क्या है 4J, प्लस 1 अपॉन में XC, XC क्या है माइनस 2J, सही है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगा, देखो ये जो J है ये आयोटा होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका मतलब J स्क्वायर क्या होगा -1, तो 1 अपॉन में 4, ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे J स्क्वायर बन जाएगा, J स्क्वायर -1 और ऊपर J, तो -1 अपॉन में 4J, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दो, तो J स्क्वायर तो -1 बन जाएगा, -2 इंटू में -1 +1, तो ये बन जाएगा +1 अपॉन में 2J, सही बात है। तो ये कितना आ गया 1/2 को कॉमन ले लो, तो ये आ गया J माइनस 1/2J, ऐसा ही होगा ना, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, तो ये 1/4J आ जाएगा, 1 अपॉन में Z डैश इज इक्वल टू 1/4J, ठीक है ना। तो Z डैश कितना आ गया, कितना आएगा 4/J, इतना ही आएगा, सीधी सी बात है। मेरे को Z डैश कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए, मतलब ऊपर J होना चाहिए नीचे नहीं, तो बना लो ना, ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दो, तो J स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4J, तो Z डैश आ गया -4J, मतलब L और C जो पैरेलल में है इनका इम्पीडेंस, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं L और C का इम्पीडेंस, वो Z डैश वो कितना आ गया -4J, और मान लो इस पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो है Z, ठीक है ना। तो Z को आप क्या लिखोगे XR प्लस L और C का इम्पीडेंस क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में Z डैश, तो XR प्लस Z डैश, सिंपल है, क्योंकि ये और ये सीरीज में हो जाएंगे ना। XR कितना था 4,
प्लस जेड डैश कितना आया -4j। ठीक है, तो ये तो हो गया इस पूरे एसी सर्किट का इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लेकिन मेरे से ये पूछा गया था इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस बताओ, बस केवल इम्पीडेंस पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स कहीं पे कोई इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे पूछा ना केवल इम्पीडेंस ऑफ दिस एसी सर्किट। ये तो इस सर्किट का इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है, तो कैसे निकालोगे? √4² प्लस -4 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा √32 ओम। 16 + 16 32 है, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 ओम। तो बस ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आई थिंक अब आप कोई भी ऐसी सर्किट हो उसका इम्पीडेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मेथड है ना, इसको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई फेजर मेथड क्या होता है, मतलब फेजर डायग्राम। फेजर मेथड बोल दो या केवल फेजर बोल दो, उसकी हेल्प से आप एसी सर्किट्स के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको फेजर का पता होना चाहिए, मतलब फेजर डायग्राम क्या होता है। तो देखो, मान लो कोई एसी सर्किट है, एनी एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो सप्लाई है, एसी सप्लाई, वो है मान लो E = E0 sin ωt + φ1। ठीक है, तो ωt + φ1 को क्या बोलते हैं? फेज ऑफ एसी सप्लाई। ओके, और मान लो उस एसी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, एसी करंट, वो मान लो कुछ इस टाइप का, I = I0 sin ωt + φ2। ठीक है, तो ωt + φ2 को आप क्या बोलोगे? फेज ऑफ दिस एसी करंट। और ωt + φ1 को क्या बोलोगे? फेज ऑफ दिस एसी वोल्टेज या फेज ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, ωt + φ1 इज फेज ऑफ एसी सप्लाई, जो कि E है, और ωt + φ2 इज फेज ऑफ एसी करंट, जो कि I है। I का फेज ωt + φ2, E का फेज ωt + φ1। अब ये फेजर क्या होता है? तो देखो, फेजर पे इस वोल्टेज को दिखाओ आप, ये जो एसी सप्लाई है, एसी वोल्टेज E = E0 sin ωt + φ1। फेजर पे मतलब यहाँ पे आपको इस वोल्टेज को दिखाना, पूरी कंप्लीट वोल्टेज को। वो देखो कैसे दिखाते हैं, ये जो लाइन है ना, इसमें फेज होता है 0, ऐसा मान सकते हो आप, 0 फेज। इस लाइन में कितना फेज छिपा हुआ है? 0। ठीक है, तो ये जो एसी सप्लाई है, E = E0 sin ωt + φ1, इसको फेजर पे दिखाना है। कैसे? एसी सप्लाई की जो पीक वैल्यू वो तो E0 है, और एसी सप्लाई का जो फेज है वो ωt + φ1। तो मान लो ये जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, इसमें कितना फेज है? ωt। ठीक है, एसी सप्लाई का फेज है ωt + φ1, मतलब φ1 और ऊपर जाना है। कितना? φ1 और ऊपर जाना है। तो ये पूरा फेज कितना हो गया? ωt + φ1 है ना।
तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप फेजर पे कैसे दिखाओगे? एक एरो मान लेना ओरिजिन से पास होता हुआ, इस एरो की लंबाई कितनी? ई नोट, ठीक है। और ये फेज कितना होगा टोटल? ओमेगा टी प्लस फाई वन, ये पूरा फेज ओमेगा टी प्लस फाई वन हो गया ना। तो बस इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने फेजर पे ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाओ करंट। इस एसी करंट को फेजर में यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई टू। और मान लो फाई टू फाई वन से ज्यादा है, कुछ ही मान लो, जैसे कि मैंने फाई टू फाई वन से ज्यादा मान लिया, तो ओमेगा टी प्लस फाई टू ओमेगा टी प्लस फाई वन से सीधी सी बात ज्यादा ही होगा। तो जो करंट का फेज है वो इससे तो ऊपर ही आएगा ना। तो जो करंट का फेजर है वो आप यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में कैसे शो करोगे? एक एरो पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आई नोट। तो इस एरो की लंबाई आई नोट। तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाई टू है ना, तो ये ओमेगा टू है, तो इसका मतलब ये फाई टू होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? फाई टू। तभी तो इस करंट का फेज क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई टू, जो कि है भी। तो ये एंगल कितना आएगा? फाई टू माइनस फाई वन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से आगे है। फेज में देखो, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओमेगा टी प्लस फाई टू, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओमेगा टी प्लस फाई वन, और फाई टू फाई वन से ज़्यादा मैंने मानना था। तो क्या ये फेज इस फेज से ज़्यादा नहीं होगा? और देखो है भी, करंट वोल्टेज से आगे है, कितना? फाई टू माइनस फाई वन से आगे है, ठीक है। तो ऐसे हम शो करते हैं फेजर में, चाहे वो करंट का फेज, चाहे वो करंट को शो करना हो फेजर डायग्राम में ऐसे, करंट की पीक वैल्यू आई नोट, तो एक एरो मान लेना, कितनी लंबाई का? आई नोट लंबाई का। करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाई टू। अगर इस लाइन में फेज आपने जीरो माना है, जो कि जनरली मानते भी है, वैसे कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे जीरो फेज मान लिया इस लाइन में, तो करंट का फेज तो ओमेगा टी प्लस फाई टू है ना। तो इसका मतलब पूरा एंगल क्या होना चाहिए? ओमेगा टी प्लस फाई टू। और ये जो डॉटेड लाइन है इसमें मान लो ओमेगा टी फेज छुपा हुआ है, तो ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस एंगल को फाई टू होना पड़ेगा ना, ताकि करंट का पूरा फेज क्या हो? ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो बस उस अल्टरनेटिंग करंट को फेजर में ऐसे शो करते हैं, ठीक है। आई नोट लंबाई का एरो, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई टू। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस फेजर में कैसे शो करते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू देख लो, ई नोट, तो एक ई नोट लंबाई का एरो लेना होगा। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज क्या? ओमेगा टी प्लस फाई वन, और फाई टू फाई वन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कुछ यहाँ पे आएगा ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को फेजर में कुछ यहाँ पे शो करेंगे ना। तो ये एंगल ओमेगा टी, तो ये एंगल फाई वन। तो क्या इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज देखो ओमेगा टी प्लस फाई वन नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। करंट आगे, वोल्टेज पीछे है। करंट वोल्टेज से कितना आगे है? फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है। तो ऐसे शो करते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज हो, फेजर में ऐसे शो किया जाता है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो फेजर की हेल्प से हम एसी सर्किट्स को कितना इजीली देखो सोल्व कर सकते हैं। एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमें फेजर का पता हो, फेजर डायग्राम का पता हो, ठीक है। कैसे? देखो जैसे कि न्यूमेरिकल मान लो
ये एक रजिस्टर ये है मान लो, एक रजिस्टर ये है, ठीक है। मान लो ये कैपेसिटर लगा लो और ये इंडक्टर लगा लो, रजिस्टर, इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ठीक है। मान लो एसी सप्लाई लगी हुई है, एसी सप्लाई गिवन, ओके, एसी सप्लाई। ऑब्वियसली हम एसी चैप्टर में है तो हर जगह एसी सप्लाई ही नजर आएगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कोई बैटरी यहाँ पे लगी हुई नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, और नीचे कहीं पे एसी सप्लाई लगी हुई होगी। उस एसी सप्लाई के कारण मान लो इस रजिस्टर से जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और इससे इंडक्टर के थ्रू जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। इस कैपेसिटर के थ्रू जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो I2 है। I1 और I2 गिवन है इंडक्टर के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू, अल्टरनेटिंग करंट्स गिवन है आपको। I1 कितना गिवन है, 4 sin 100t एम्पियर, ओके। I2 कितना गिवन है, 4 sin 100t प्लस π/3 एम्पियर, ओके। तो ये I फाइंड आउट करना, ये अल्टरनेटिंग करंट I, ये क्या होगा। तो देखो ये I दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, I1 और I2 में, तो सीधी सी बात है, ये बात तो पक्की है, I क्या होगा, I1 प्लस I2, है ना। मतलब I विल बी इक्वल टू 4 sin 100t प्लस 4 sin 100t प्लस π/3, ये होगा। अब सोचोगे ये आंसर हो जाएगा, बात तो ठीक है, लेकिन मेरे को जो आंसर I जो चाहिए ना वो कुछ इस फॉर्म में चाहिए, I इज इक्वल टू I0 sin 100t प्लस 5, इस फॉर्म में। क्या ये आंसर इस फॉर्म में है, नहीं है, तो मेरे को तो इस फॉर्म में चाहिए, और इसको इस फॉर्म में लाना देखो मुश्किल तो होगा, काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको फेजर की समझ है, फेजर डायग्राम क्या होता है, जो कि मैंने बता भी दिया, तो इस न्यूमेरिकल को आप विद इन 10 सेकेंड सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो I निकालना है ना, और मेरे को यही पता है कि I1 प्लस I2 है, तो अब फेजर बनाओ, फेजर डायग्राम। मान लो इस लाइन में कितना फेज है, 0 फेज, 0 डिग्री फेज। अब I1 देखो क्या है, 4 sin 100t एम्पियर। तो इस I1 को इस फेजर में कैसे शो करोगे, एक एरो पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन, कितनी लंबाई का, 4, जो कि इसकी पीक वैल्यू है, और इसका फेज कितना, 100t, फेज कितना, 100t। तो ये तो I1 को शो कर दिया मैंने। अब I2 को कैसे शो करोगे, 4 sin 100t प्लस π/3, इसको फेजर में कैसे शो करोगे, एक एरो बनाओ 4 यूनिट लंबाई का, और इसका फेज क्या है, 100t प्लस π/3, इससे ज़्यादा ही है, कितना ज़्यादा, π/3 ज़्यादा, तो 100t तो ये हो चुका, और π/3 ये हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री। तो एक तरह से ये I1 हो गया और ये I2, और ये जो करंट जो I निकालना है वो 2 हिस्सों में बटा था ना, कुछ I1 कुछ I2, तो I जो निकालना है वो I1 प्लस I2 होगा। तो I1 प्लस I2, अभी आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, 4 यूनिट लंबाई का, 4 यूनिट लंबाई का, और इनके बीच में एंगल कितना है, π/3, और I1 प्लस I2 है, मतलब I1 प्लस I2 करना, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो निकाल सकते हो ना। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो इसका, बन गया ना कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीचों बीच जाएगा। ये एंगल तो इन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल तो π/3 था,
अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो इनके बीचों बीच जाएगा ना, ये, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। ये पूरा एंगल क्या था, π/3 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा π/6 और ये एंगल भी क्या होगा π/6। अब जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो 60 डिग्री और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है 4√3, √3 टाइम्स, ठीक है ना। वैसे निकाल भी सकते हो √a² + b² + 2ab cos थीटा, a 4 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा π/3 60 डिग्री, तो 4√3 आएगा। तो एक तरह से ये जो फेजर था, फेजर में इसको I1 को फेजर में इससे ही शो किया था ना, इस एरो से, तो ये तो एक तरह से I1 और I2 को इस फेजर में इस एरो से शो किया था, सबसे ऊपर वाले एरो से, और ये I दो हिस्सों में बटा था I1 और I2, तो I1 + I2, I ही निकालना था। तो इस I1 और इस I2 इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो आया, तो एक तरह से I हो जाएगा। लेकिन ये 4√3 I की पीक वैल्यू होगी, तो I को क्या लिखोगे, I की पीक वैल्यू 4√3 ऐसे तो लिखते हैं साइन, और फेज I का फेज क्या होगा, ये 40 है और ये π/6 है, तो I का फेज क्या हो गया 100t + π/6 है ना। सही है, बस ये आंसर हो गया अपना, इतने एम्पियर, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको फेजर की अच्छी नॉलेज हो तो कैसे एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बारी बारी तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देखो नाम से पता चल रहा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब ऐसी सर्किट में केवल एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ होगा, एक रजिस्टर ही लगा हुआ होगा, कोई इंडक्टर नहीं होगा, कोई कैपेसिटर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R और ये एसी सप्लाई E = E0 sin ωt। तो अल्टरनेटिंग करंट I वो कैसे निकालें, अल्टरनेटिंग करंट भी तो फ्लो करेगा। तो मेरे को ये बता दो इस रजिस्टर का रिएक्टेंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो क्या होगा, R + 0J, यही होता है, यही बताया था ना मैंने। तो इस रजिस्टर का केवल रिएक्टेंस बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा R, मतलब एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड है ना। और एक चीज ध्यान रखना, I को आप कैसे शो करोगे, I निकालना भी है आपको, कैसे, किस फॉर्म में होगा वो, I = I0 sin इनटू में इस अल्टरनेटिंग करंट का फेज ऑफ I। ये जो I आपने अल्टरनेटिंग करंट निकालना है उसको ऐसे ही तो लिखोगे, तो I0 का भी नहीं पता मेरे को अभी और इस I के फेज का भी नहीं पता, तो दोनों चीजें निकालनी होंगी। तो I0 क्या हो जाएगा, मतलब इस अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू I0 वो क्या हो जाएगी, E0 मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय में इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस, यहां पे तो केवल रजिस्टर ही लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो I0 तो ये निकल गया, E0/R। अब I का फेज और लगाना, फेज और पता लगाना बाकी है, I का फेज क्या होगा,
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो देखो अब एक चीज आती है, ध्यान से समझना इसको। tan थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये पढ़ा भी होगा। tan थीटा क्या होगा, जे के आगे क्या लगा हुआ, 0 बाय में यहां पे क्या है r, तो tan थीटा कितना आया 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और ये जो थीटा होता है ना, यहाँ पे जो थीटा होता है ये होता है फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। ये याद रखने की चीज है। थीटा क्या होता है, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज माइनस अल्टरनेटिंग करंट का फेज। ठीक है, इसको आप एक चीज और बोल सकते हो, फेज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। इसको आप एक और चीज बोल सकते हो, फेज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में थीटा कितना आया 0, तो 0 विल बी इक्वल टू फेज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी। साइन के आगे जो लगा हुआ होता है ना वो फेज होता है। तो फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो क्या, ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ करंट। फेज ऑफ करंट पता ही नहीं हो तो पता करना है। तो फेज ऑफ करंट क्या आ गया, ओमेगा टी ही आ गया। तो इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज होगा ना प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट का भी फेज वही हो जाएगा। तो फेज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ओमेगा टी आई नोट ई नोट बाई आर। ठीक है, तो आई क्या हो गया, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो बस ये निकालना था, निकल गया। अब फेजर में शो करो आई और ई दोनों को फेजर में। इस लाइन में फेज 0 मानते हैं, वैसे कुछ ही मान सकते हो। मान लो मैंने इस लाइन में फेज 0 मान लिया, 0 फेज। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस फेजर में शो करो, एक एरो जिसकी लंबाई क्या होगी, ई नोट, और ई का फेज क्या, ओमेगा टी है ना। तो इस लाइन में तो फेज 0 है, तो ओमेगा टी एंगल घूम जाओ, तो देखो ई का फेज क्या, ओमेगा टी नहीं होगा। तो ई को तो फेजर में ऐसे शो कर दिया, ई नोट लंबाई का एरो और ये एंगल कितना, ओमेगा टी। अब आई को तो ऐसे लिखोगे ना, आई नोट साइन ओमेगा टी, है ना। तो अब आई को फेजर में शो करो, एक आई नोट लंबाई का एरो, और आई का भी फेज ओमेगा टी ही है, तो इसका मतलब आई भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक है ना, आई और ई इन दोनों का फेज सेम है ना, ओमेगा टी ओमेगा टी। और अब आई वर्सेस टाइम और ई वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल आएगा। है ना, ये टाइम क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। एक साइकिल पूरी होगी ना, और ये क्या होगा, पाई बाय ओमेगा, और ये 3 पाई बाय 2 ओमेगा, और ये पाई बाय 2 ओमेगा, ऐसा ही होगा। ये तो हो गया ई वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आई वर्सेस टाइम ग्राफ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी साइनोसॉइडल आएगा। और जो वोल्टेज का फेज है वही करंट का फेज है, देख लो ओमेगा टी ओमेगा टी। कुछ ऐसे आ जाएगा आई वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है ना।
तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट वोल्टेज के फेज में होता है, मतलब करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है, सेम, कोई आगे पीछे नहीं होता। देखो सेम फेज में है, वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी, करंट का भी फेज ओमेगा टी। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के फेज में होता है, करंट इन फेज विद वोल्टेज, विद ऐसे लिख सकते हो फेज ऑफ करंट इज इक्वल टू फेज ऑफ वोल्टेज, कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या रहेगा, सेम, इसको याद रखना। अब किसकी बारी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, और फिर लास्ट में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब केवल इंडक्टर लगा हुआ होगा, जैसे कि ये है आप इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L और ये AC सप्लाई E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा ना I, ये निकालो। तो देखो I को आप कैसे लिखोगे, I इज इक्वल टू I नॉट इंटू में साइन फेज ऑफ करंट। तो I नॉट भी मेरे को नहीं पता और फेज ऑफ करंट वो भी नहीं पता, तो दोनों पता कर लेंगे तभी तो I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख पाएंगे। तो इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, 0 प्लस ओमेगा एल जे, और यहाँ पे तो केवल ये इंडक्टर ही लगा हुआ और कुछ नहीं लगा हुआ ना। तो इस एसी सर्किट का इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, जो इंडक्टर का इंडक्टेंस होगा ओमेगा एल, ठीक है ना। और आई नोट ये क्या होगा, करंट की पीक वैल्यू आई नोट इज इक्वल टू वोल्टेज की पीक वैल्यू, ऐसा होता है, इसको याद रखना, बाय में इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, वो क्या होगा ओमेगा एल, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी टेन थीटा, ये क्या होता है, ये भी याद रखने की चीज है। जे के आगे क्या है ओमेगा एल, बाय में यहाँ पे आगे क्या है 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया ना। तो टेन किस एंगल पे इन्फिनिटी होता है, π/2 पे, तो थीटा कितना आ गया π/2 रेडियन। और थीटा फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट भी होता है, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। तो π/2 इज इक्वल टू फेज ऑफ वोल्टेज ओमेगा टी माइनस फेज ऑफ करंट, ये तो पता ही करना है। तो फेज ऑफ करंट क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस π/2। तो देख सकते हो करंट वोल्टेज से पीछे है, कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से पीछे। तो फेज ऑफ करंट क्या आ गया ओमेगा टी माइनस π/2, और आई नोट की वैल्यू क्या आ गई, ई नोट बाय में ओमेगा एल। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट ये होता है, वेयर आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय में ओमेगा एल, ठीक है। तो साफ दिखाई पड़ रहा है करंट का फेज वोल्टेज के फेज से कम है, और कितना 90 डिग्री। तो वोल्टेज आगे होगी और करंट पीछे होगा, करंट वोल्टेज से कितना एंगल पीछे होगा 90 डिग्री। तो फेजर में शो करो, आई और ए को फेजर में शो करो। इस लाइन में फेज 0 मानते हैं, 0 फेज। अब ई को फेजर में शो करो, ई की पीक वैल्यू ई नोट, तो एक एरो बनाओ ई नोट लंबाई का, ठीक है। ई का फेज क्या ओमेगा टी,
यहाँ पे तो फेज 0 है इस लाइन में, तो ओमेगा टी एंगल ये हो जाएगा। तो ई का फेज ओमेगा टी हो गया ना, तो ई को तो फेजर में शो कर दिया, अब आई को शो करो फेजर में। तो देखो आई वोल्टेज से पीछे है, π/2 एंगल पीछे, तो ये आई हो जाएगा फेजर में। आई की पीक वैल्यू क्या, I0, और ये एंगल कितना 90 डिग्री। देखो वोल्टेज आगे करंट पीछे है, और ऐसा ही है, ठीक है। अब E वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो और I वर्सेस टाइम। E वर्सेस टाइम तो सिंपली साइनोसॉइडल आ जाएगा, ठीक है ना। एक साइकिल पूरी होगी, ये टाइम 2π/ω होगा, आधी साइकिल π/ω, और ये 3π/2ω, ठीक है ना। और ये π/2ω। ये तो E वर्सेस टाइम ग्राफ है। I वर्सेस टाइम ग्राफ ये कैसा आएगा, करंट पीछे है ना वोल्टेज से, और कितना 90 डिग्री, तो वो ऐसा आएगा। ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्या होगा I0, और ये माइनस I0। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो याद रखना कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है या करंट लैग करता है वोल्टेज से π/2। करंट लैगिंग, ओके। या उल्टा लिख लो, वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2। कैसे भी लिख लो, वोल्टेज करंट से आगे है π/2 से, ये ऐसे लिख सकते हो, करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2। उसका मतलब क्या होगा, करंट पीछे है वोल्टेज से π/2 एंगल से, कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट है ना, ध्यान रखना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से आगे होती है π/2 रेडियन एंगल से, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। और ये वोल्टेज किसके क्रॉस है, ये एसी सप्लाई इंडक्टर के क्रॉस है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अकेला इंडक्टर लगा हुआ है। अब आगे बारी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। मतलब एसी सप्लाई होगी और केवल कैपेसिटर लगा हुआ होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मतलब ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, और यहाँ पे एसी सप्लाई है, E = E0 sin ω t। इसमें करंट फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग करंट I, वो फाइंड आउट करना है। I लेकिन दिखने में तो ऐसा होगा ना, I = I0 साइन, और यहाँ पे फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। I0 भी मेरे को नहीं पता, और फेज ऑफ I वो भी नहीं पता। दोनों ही पता करेंगे तभी तो I पता लग पाएगा ना।
तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है XC वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 0 - 1/ωCJ, और यहाँ पे केवल कैपेसिटर ही लगा हुआ है। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा 1/ωC, ठीक है ना। और करंट की पीक वैल्यू, इसको क्या लिखते हैं, वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय में सर्किट का इम्पीडेंस, और वो क्या 1/ωC। तो I0 क्या हो जाएगा, A0ωC, ठीक है। I0 तो पता चल गया, लेकिन I का फेज अभी पता करना बाकी है। और एक चीज होती है tan थीटा = J के आगे क्या लगा हुआ है -1/ωC, और ये क्या है 0, तो ये क्या आ गया -∞ आ गया ना। तो tan थीटा -∞, तो थीटा कितना आएगा -π/2 रेडियन या -90 डिग्री। और थीटा क्या होता है, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। ये हमेशा याद रखना, ये चीज़ याद रखने की है। फेज ऑफ वोल्टेज जो कि ωt माइनस फेज ऑफ करंट। तो फेज ऑफ करंट क्या आ गया, ωt + π/2। तो यहाँ पे करंट आगे है वोल्टेज से कितना π/2, तो फेज ऑफ करंट क्या आ गया ωt + π/2। तो I क्या आ गया I0 A0ωC sin ωt + π/2। I = I0 sin ωt + π/2, where I0 = A0ωC, ठीक है। अब फेजर में शो करो I को भी और E को भी। अब देखो E को शो करो फेजर में, E की पीक वैल्यू E0, और इस लाइन में फेज क्या मानते हैं 0, और E का फेज क्या है ωt। E की पीक वैल्यू E0, तो E को फेजर में ऐसे शो कर दिया। अब I को फेजर में शो करो, पीक वैल्यू I0 और फेज क्या ωt + π/2। ωt तो ये हो गया, तो π/2 एंगल और घूम जाओ, ठीक है ना। तो I का फेज ωt + π/2, ωt + π/2 है ना। तो देख सकते हो करंट लीड कर रहा है यहाँ पे वोल्टेज को बाय π/2, मतलब करंट आ गया, वोल्टेज पीछे है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, और ये किस केस में होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। अब दोनों अगर आप बनाओ E वर्सेस टाइम B और I वर्सेस टाइम B। सबसे पहले E वर्सेस टाइम बताओ, E0 sin ωt, साइनोसॉइडल, ठीक है, 2π/ω, और ये π/ω, और ये π/2ω, और ये 3π/2ω। ये तो E वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब I वर्सेस T, I तो I0 sin ωt + π/2 है ना, करंट वोल्टेज से आगे है π/2 एंगल से, तो I वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है ना। ये I0 और ये -I0, ठीक है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से π/2 एंगल से, मतलब करंट आ गया वोल्टेज पीछे, और करंट कितना आगे 90 डिग्री आगे वोल्टेज से, ठीक है। और E वर्सेस टाइम ग्राफ ये, I वर्सेस टाइम ग्राफ ये, साफ दिखाई दे रहा है करंट वोल्टेज से आगे कितने एंगल 90 डिग्री आगे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे थी, करंट पीछे था,
वोल्टेज कितना आगे थी 90 डिग्री, ठीक है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, ठीक है, मतलब कोई आगे पीछे नहीं था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम LR सर्किट पढ़ेंगे, मतलब AC सप्लाई होगी, और फिर RC और फिर LC सर्किट, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।